मेरा नाम सुहाना है। एक वक्त था जब मैं अपने माँ-बाप के साथ बहुत अच्छी और चैन से भरी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। मेरे पापा संजय बहुत नरम दिल और मेहनती इंसान थे। उनका कपड़ों का अपना बिज़नेस था, जिसमें मेरे चाचा केशव भी उनकी मदद करते थे। ये दुकान हमारे दादाजी की थी, जो दोनों भाइयों को बराबर विरासत में मिली थी और दोनों मिलकर उसे चलाते थे। हमारा एक बड़ा सा पुराना पुश्तैनी घर था, जिसमें सामने खुला बरामदा और बीच में बड़ा सा आंगन था। उसी घर में हम सब, मेरी माँ, पापा, चाचा, संगीता चाची और उनकी दो बेटियां निशा और सोनिया साथ रहते थे। ज्यादातर घर का माहौल ठीक रहता था, लेकिन चाची की मेरी माँ के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। चाची संगीता को हमेशा माँ से कोई न कोई शिकायत रहती थी। दीदी, आप तो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती हैं, घर का सारा काम मेरे ऊपर है। वो किचन में बर्तन पटकते हुए बोली। माँ बड़ी शांति से कहती, अरे संगीता, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर ने कहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बताओ क्या मदद करूं? चाची तंज कसती। रहने दीजिए दीदी, आपके पति को तो आपकी बड़ी फिक्र है। मेरा आदमी तो बस अपने भाई को ही पूजता रहता है, उसे मेरी क्या परवाह होगी। मगर पापा और चाचा की आपस की मोहब्बत और इज्जत की वजह से घर में शांति बनी रहती थी। चाचा हमेशा पापा का बहुत सम्मान करते थे। जब चाची शिकायत करती, चाचा समझाते, संगीता दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। भैया मेरे लिए बाप के जैसे हैं। पापा भी कहते थे, केशव, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं निश्चिंत हूँ। ये घर हमारा स्वर्ग है। लेकिन शायद उसी स्वर्ग को किसी की नजर लग गई। मैं उस वक्त सिर्फ 12 साल की थी। पापा का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूं। वो मेरा सिर सहलाते हुए कहते, मेरी सुहाना, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरा मान है। तुझे इतना बड़ा बनना है कि दुनिया तुझे पहचाने। मैं उनके सपने को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करती रहती थी। पर एक रात सब कुछ बदल गया। पापा दुकान से वापस आ रहे थे। चाचा उस दिन किसी काम से जल्दी आ गए थे। जब काफी देर तक पापा वापस नहीं आए, तो माँ बेचैन हो गई। केशव, देखो ना, तुम्हारे भैया इतनी देर लगा रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, माँ बोली। चाचा ने कहा, भाभी घबराओ मत, मैं जाकर देखता हूँ। शायद रास्ते में किसी जान पहचान वाले से बात करने रुक गए हो। लेकिन उनकी आवाज में भी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। फिर अचानक फोन आया। चाचा ने उठाया और उनका चेहरा पीला पड़ गया। क्या? अस्पताल? कैसे? माँ वहीं दहलीज पर गिर गई। क्या हुआ मेरे संजय को? सच बताओ केशव, चाचा ने माँ को संभालते हुए कहा। भाभी हिम्मत रखो, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। शायद डकैती के चक्कर में उनको चोट लगी है। हम सब अस्पताल की तरफ भागे। पापा बहुत खून खो चुके थे। डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमें देखा तो हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। सुहाना, मेरी अफसर बेटी, उनकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं उनका हाथ पकड़कर रोने लगी। पापा, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। पापा ने चाचा की तरफ देखा। केशव, दुकान, सुहाना और उसकी माँ का ख्याल रखना। चाचा रो पड़े। भैया आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन पापा की सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टर की सारी कोशिशें बेकार चली गईं। जब हम पापा का निर्जीव शरीर घर लाए, माँ की चित्कार से पूरा घर हिल गया। मैं आंगन के एक खंबे के पीछे खड़ी थी और उसी वक्त मैंने वो मंजर देखा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। चाचा केशव पिछली गली में किसी आदमी को पैसे दे रहे थे और उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसी पल मुझे लगा कि मेरी खुशियों का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। पापा के जाने के बाद घर जैसे शोक से भर गया, लेकिन उस शोक में भी दो किस्म के लोग थे। हम जो सच में टूट गए थे, और दूसरे वो जो शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। माँ सफेद चादर ओढ़े एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, या शायद चाची के लगातार तानों ने उन्हें अंदर से खत्म कर दिया था। चाची संगीता मेहमानों के सामने खूब रो धो रही थी। हाय मेरे संजय भैया! घर का दीपक बुझ गया। लेकिन जैसे ही किचन में जाती, उनका असली चेहरा सामने आता। ए लड़की सुहाना, मेहमानों को देख और अपनी माँ से बोल, कब तक ऐसे पड़ी रहेगी? घर का काम कौन करेगा? 12 साल की उम्र में पिता के गम से टूटी मैं आंखों में आंसू लिए बर्तन उठाने लगी। उस दिन के बाद दुकान और घर दोनों का पूरा कंट्रोल चाचा केशव के हाथ में आ गया।
और अब वो चाचा नहीं थे, सिर्फ संगीता के पति बन गए। पापा की दुकान से आने वाला सारा पैसा चाची के पास जाता था। माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पैसे ना होने की वजह से उनका ठीक से इलाज भी नहीं हो पाया। वो अक्सर मुझे पहचान भी नहीं पाती थी। उधर निशा और सोनिया महंगे स्कूल में पढ़ती थीं, अच्छे कपड़े पहनती थीं और मुझे देखकर हंसती थीं। अरे देखो तो, अफसर बनने चली थी, अब हमारे बर्तन धोएगी। मैं सब चुपचाप सहती रही। एक दिन माँ ने हिम्मत करके चाची से कहा, संगीता, मेरी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को दिखाना है, थोड़ा पैसे चाहिए। चाची ने हंसते हुए कहा, कौन से पैसे? क्या कोई खजाना पड़ा है मेरे पास? सरकारी अस्पताल जाओ, मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी है। मैंने कहा, चाची, माँ सच में बीमार है। चाची चिढ़ते हुए बोली, अरे आ गई अपनी माँ की वकील। सुन, कल से स्कूल जाने की जरूरत नहीं, बहुत पढ़ लिया तुमने। मैं चौंक गई। लेकिन चाची, पापा चाहते थे मैं अफसर बनूं। चाची ने एकदम ठंडे से कहा, पापा चले गए, अब इस घर में मेरा हुक्म चलेगा। मैं रोती हुई चाचा के पास गई। चाचा जी, चाची माँ को पैसे नहीं दे रही, वो मुझे स्कूल भी नहीं जाने दे रही। चाचा ने मेरी तरफ देखा। एक पल को ऐसा लगा जैसे उन्हें शर्म आई हो, लेकिन फिर वो भाव गायब हो गया। उन्होंने सख्ती से कहा, बेटा, तेरी चाची ठीक कह रही है, अब घर की हालत पहले जैसी नहीं रही। मैंने धीमे से कहा, लेकिन चाचा, ये दुकान तो पापा की भी थी, हमारा भी हक। चाचा ने काटते हुए कहा, पापा का अब कुछ नहीं रहा, जो है वो मेरा है। तुम लोग मेरे सहारे पर हो, जाओ, जाकर अपना काम करो। मेरे लिए वो चाचा उसी दिन मर गए थे। माँ की हालत इलाज ना होने से और बिगड़ती गई। मानसिक बीमारी ने उन्हें घेर लिया। वो कई बार मुझे पहचान भी नहीं पाती थीं। मैं रोज उनके पास बैठकर उन्हें पापा की बातें सुनाती, अपने स्कूल की बातें याद करती, इस उम्मीद पर कि शायद मेरी माँ ठीक हो जाए। फिर एक रात अम्मा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। सुहाना, उनकी बमुश्किल निकलती आवाज सुनकर मैं घबरा गई। जी अम्मा, मैंने उनका ठंडा होता हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। वादा कर, तू पढ़ेगी, मेरे सपने को पूरा करेगी। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ूंगी, मैं अफसर बनूंगी, आप बस ठीक हो जाओ। मैं रो रो कर बेहाल थी। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा टाइम आ गया है, तेरे पापा मुझे बुला रहे हैं। अम्मा, अम्मा, मैं चीखती रह गई, पर वो मेरी हथेली से फिसल गईं। कुछ ही महीनों में माँ भी उसी बीमारी की वजह से चली गई। माँ पापा दोनों के जाने के बाद मेरे लिए दुनिया जैसे खत्म सी हो गई थी। अब मैं 13 साल की उम्र में इस घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उठो, ओ मनूस! संगीता चाची की कड़कती हुई चीख मेरे कानों में पड़ी। दोपहर होने को आई है और तुझे नींद ही नहीं पूरी हो रही। मैं माँ के बिस्तर पर उनकी खुशबू महसूस करते करते सो गई थी। हड़बड़ाकर उठ बैठी। माँ को गए अभी कुछ ही दिन हुए थे। दिल अब तक ये मानने को तैयार नहीं था कि वो नहीं रही। चाची जी, वो मैं संगीता चाची ने झाड़ू मेरी तरफ फेंका और बोली, चल उठ, सफाई कर, सारा घर गंदा पड़ा है। नवाब जादी बनकर बैठी रहेगी तो खिलाएगा कौन? मेरे बाप का पैसा नहीं है कि तेरे पीछे उड़ाऊं। मैं आंसू पोंछती हुई उठी। उसी घर के आंगन में जहां कभी पापा के कंधों पर बैठकर खिलखिलाती थी, आज मैं झाड़ू लगा रही थी। निशा और सोनिया नाश्ता करते हुए हंस रही थीं। मम्मा, आज स्कूल में पार्टी है, हमें नए जूते और नया बैग चाहिए। हाँ हाँ मेरी गुड़िया, संगीता चाची का लहजा बिल्कुल बदल गया। तेरे पापा से पैसे मंगवा लिए हैं, मेरी बेटियां सबसे सुंदर लगनी चाहिए। मैंने हिम्मत की और धीरे से कहा, चाची, मेरा स्कूल। उन्होंने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। कौन सा स्कूल? बंद कर ये नौटंकी, बहुत पढ़ लिया तूने, अब घर के काम कर। नहीं चाची, मैं रो पड़ी। पापा चाहते थे कि मैं अफसर बनूं, प्लीज मुझे स्कूल जाने दो। तेरे पापा होते तो खुद बनाते ना तुझे अफसर। वो गुस्से से बोली, अब तो इस घर की नौकरानी है, नौकरानी कभी स्कूल नहीं जाती। उसी समय पड़ोस से वंदना मौसी आ गई। अरे संगीता, बच्ची क्यों रो रही है? माँ बाप चले गए तो क्या बच्ची पर जुल्म ही करोगी? संगीता चाची तुरंत स्वभाव बदलकर मुझे गले लगाते हुए बोली, अरे नहीं बहन, इसे बस अपने माँ बाप की याद आ गई, मैं तो इसे स्कूल की तैयारी करने को कह रही थी। वंदना मौसी ने मेरा सिर सहलाया। देखा, तेरी चाची तुझसे कितना प्यार करती है, तुझे अपनी बेटियों के साथ अच्छे स्कूल में भेजेगी। चाची अब फंस चुकी थी।
हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, ये भी मेरी बेटियों जैसी है। सुहाना, जा बेटा तैयारी कर। वंदना मौसी के जाते ही संगीता चाची ने मुझे जोर से धक्का दिया। ड्रामेबाज, लोगों के सामने मुझे बुरा दिखाती है। ठीक है, जाएगी तू स्कूल, लेकिन सरकारी स्कूल। तेरे चोचलों के पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है चाची, मैंने आंसू पोंछे। और सुन, उन्होंने उंगली मेरे मुंह के पास कर दी। स्कूल से आकर पूरा घर तू साफ करेगी। जरा भी शिकायत आई तो टांगे तोड़ दूंगी। उनकी बेटियां निशा और सोनिया शहर के सबसे महंगे स्कूल में वैन से जाती थीं और मैं सरकारी स्कूल पैदल जाती थी। लेकिन उस घर में मेरा रहना नौकर से भी बुरा था। जैसे ही मैं स्कूल से लौटती, सुहाना, मेरे जूते पॉलिश कर। सुहाना, मेरा यूनिफॉर्म इस्त्री कर। मेरे नोट्स पूरे कर। और सबसे ऊपर संगीता चाची की गरज, आ गई, चल पहले बर्तन धो, फिर खाना बना, फिर सफाई कर। मैं सुबह से रात तक मशीन की तरह काम करती थी। उनकी बेटियों के पुराने फटे कपड़े ही मेरे हिस्से आते थे। रात को जब सब सो जाते, मैं स्टोर रूम के कोने में बैठकर थक कर गिर जाती। फिर किताबें खोल लेती। पापा की आवाज गूंजती, मेरी सुहाना अफसर बनेगी। एक रात जब मैं पढ़ रही थी, केशव चाचा कमरे में लड़खड़ाते हुए आए। शायद नशे में थे। वो देर तक मुझे घूरते रहे। पढ़ रही है? जी चाचा, मैंने सहमते हुए कहा। अफसर बनेगी? वो हंसे, कड़वी हंसी, जैसे तेरा बाप चाहता था। फिर बड़बड़ाने लगे, सब बर्बाद कर दिया संजय ने, सब बर्बाद। उसका जाना ही था, रास्ते का पत्थर था। मैं घबराकर बोल पड़ी, क्या कहना चाहते हो चाचा? वो चौंक गए। कुछ नहीं, सो जा और किताबें बंद कर दे। तेरी चाची ने देख लिया तो तू जमीन पर गिर जाएगी। उनकी बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसको जाना ही था, ये लाइन बार बार मेरे दिमाग में घूमने लगी। उसी रात पापा की मौत के वक्त केशव चाचा को किसी को पैसे देते देखा था। वो सीन फिर से आंखों में घूम गया। क्या पापा की मौत कोई हादसा नहीं थी? क्या चाचा को कुछ पता था? नहीं नहीं, मैंने खुद को ही समझाया, वो मेरे पापा के भाई थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने मन का डर अपनी किताबों में दबा दिया। मैं जिंदा थी सिर्फ पापा के सपने की वजह से। संगीता चाची ने सरकारी स्कूल में डाल तो दिया था, लेकिन वो चाहती थी कि मैं पढ़ना ही छोड़ दूं। बड़े नाजुक हाथ हो गए हैं मैडम के, आकर ये बर्तन धो। वो रोज ताने मारती। उधर निशा और सोनिया जब कॉलेज गईं तो मुझे चिढ़ाती, सुहाना, पता है हम आज कैफे में कितने मजे किए? और तू तू तो उसी सरकारी स्कूल से लौट रही है। मैं खामोश रहती। मेरे जवाब सिर्फ मेरे रिजल्ट थे। मैं हर साल टॉप करती थी। एक दिन मैं टॉप करके घर आई, रिजल्ट कार्ड संगीता चाची को दिखाया। उन्होंने ऐसे देखा जैसे कोई बेकार चीज हो। तो क्या करूं? नाचूं? इतने नंबर से क्या तू कलेक्टर बन जाएगी? तभी सोनिया अपनी रिपोर्ट लेकर आई। मम्मा, मैं पास हो गई। अरे मेरी जान, चाची ने उसे गले लगाया। केशव, हमारी बेटी पास हो गई, आज मिठाई बांटूंगी। केशव चाचा ने भी उसे प्यार किया और मैं, जो टॉप कर चुकी थी, हाथ में रिपोर्ट कार्ड पकड़े खड़ी रही। लेकिन किसी ने देखा तक नहीं। मैं स्टोर रूम में जाकर बैठ गई। पापा की फोटो सीने से लगा ली। पापा, मैंने टॉप किया है, मगर कोई खुश नहीं है। लेकिन मैंने ठान लिया था, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। माँ पापा के जाने से कुछ समय पढ़ाई पर असर पड़ा था, पर फिर समझ में आ गया कि अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो मेरे पापा का सपना मैं कैसे पूरा करूंगी। वक्त गुजरता गया। मैंने इंटरमीडिएट में भी पूरे जिले में टॉप किया। संगीता चाची ने ये खबर भी छुपाने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले वालों और स्कूल के टीचरों को वजह से उन्हें चुप ही रहना पड़ा। कुछ समय बाद निशा की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हो गई और वो घर पर ही रहने लगी। मैंने भी किसी तरह कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो संगीता चाची आंगन में खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। आ गई पढ़ाकू? उनका लहजा कड़वा था। जी चाची, मैंने डरते हुए कहा। बस बहुत हो गई पढ़ाई, कल से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या? चाची, मेरे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। ये ग्रेजुएशन का आखिरी साल है, तो मैं क्या करूं? वो तुनक कर बोली। निशा यूनिवर्सिटी पढ़कर घर बैठी है, तो उससे ज्यादा पढ़कर क्या करेगी? करने को तो घर के काम ही करने हैं ना तुझे। चाची प्लीज पढ़ने दो। मैं उनके पैरों में गिर गई। मैं सारा काम करूंगी, कोई शिकायत नहीं होगी, बस मुझे पढ़ने दो। नहीं मतलब नहीं, उन्होंने मुझे धक्का देकर कहा। वैसे भी दिमाग की सुस्त है तू, बड़ी मुश्किल से पास होती है। चल उठ, मेरी दोनों बेटियों के कपड़े प्रेस कर,
संगीता चाची को ये नहीं पता था कि मैं हमेशा क्लास में टॉप करती हूँ और उनकी बेटियां तो महंगी कोचिंग के बाद भी मुश्किल से पास होती थीं। मैं जमीन पर बैठी रोती रही। पहली बार लगा कि शायद मैं हार गई हूँ। संगीता चाची का वो जुमला, कल से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, मेरे दिल पर चोट की तरह लगा था। मैं कई घंटे उसी फर्श पर बैठी रही जहां मुझे धक्का देकर गिराया गया था। ये मेरा आखिरी साल था। मेरे पापा का सपना मेरी आंखों के सामने टूट रहा था। देखा सोनिया, निशा ने तंज कसते हुए कहा। मम्मी ने आखिरकार इस मनोज की पढ़ाई बंद ही करवा दी। बड़ी अफसर बनने चली थी। निशा ने अपने नाखून देखते हुए कहा। अच्छा हुआ, अब घर के कामों पर ध्यान देगी। वैसे भी नौकरानियों को इतना पढ़ना शोभा नहीं देता। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। मैंने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया, मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन मैंने संगीता चाची से कहा कि बाजार से सामान लाना है। मैं भागकर अपनी कॉलेज वाली दोस्त सीमा के घर गई। सीमा ने मुझे देखा तो हैरान रह गई। सुहाना, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही? सब ठीक तो है? मैं दहलीज पर ही फूट कर रो पड़ी। सीमा, सब खत्म हो गया। संगीता चाची ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। क्या? पागल हो गई हो? सीमा ने मुझे अंदर खींचा। ये कैसे बंद करवा सकती हैं? ये तुम्हारा आखिरी साल है। तुमने पिछले साल भी टॉप किया था। मैं क्या करूं सीमा? मैं उस घर में कैद हूं। कैद? सीमा ने गुस्से से कहा। तू प्राइवेट इम्तिहान देगी। बस मेरी आंखों में उम्मीद चमकी। प्राइवेट? लेकिन मेरे पास किताबें नहीं। चाची घर से निकलने नहीं देती। किताबें मैं दूंगी, सीमा बोली। उसने अपनी पुरानी किताबें निकालकर मुझे दी। फॉर्म भी मैं जमा करवा दूंगी। तू बस पढ़ाई करती रह। तेरे पापा का सपना ऐसे मत टूटने देना। मैं किताबें अपने थैले में सामान के नीचे छुपाकर घर वापस आई। वो किताबें मेरे लिए सिर्फ किताबें नहीं थीं, मेरी पूरी जिंदगी थी। मैंने उन्हें स्टोर रूम में अपने बिस्तर वाली जगह पुरानी रजाइयों के नीचे छुपा दिया। मेरा नया रूटीन शुरू हो गया। दिन भर संगीता चाची, निशा और सोनिया के हुक्म बजाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा, खाना, और रात को जब पूरा घर सो जाता, मैं टॉर्च की हल्की रोशनी में पड़ती रहती। काम से हाथ सख्त हो गए थे। नींद पूरी ना होने से आंखें सूजी रहती थी। एक दिन संगीता चाची ने मुझे घूर कर कहा, आजकल बड़ी थकी थकी लग रही है, कहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? मैं डर गई। ना नहीं चाची, काम बहुत होता है। काम होगा ही, वो चिल्लाई। काम करने के लिए रखा है तुझे। लेकिन एक रात मैं पकड़ ली गई। मैं फिजिक्स के फॉर्मूले रट रही थी कि अचानक स्टोर रूम का दरवाजा खुला। सामने संगीता चाची खड़ी थी। उनकी आंखों में आग थी। ये क्या हो रहा है? मैंने किताबें छिपाने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। तो ये चल रहा था पीछे से। मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। वो मुझ पर झपटी, किताबें छीनकर जमीन पर फेंक दी और मेरे बाल पकड़कर आंगन में घसीटा। अफसर बनना है? अभी बताती हूँ। चाची, भगवान के लिए पढ़ने दीजिए। मैं उनके पैरों में गिर गई। नहीं, आज मैं तेरी पढ़ाई का भूत निकाल ही दूंगी। उन्होंने माचिस उठा ली। नहीं चाची। मेरी चीख सुनकर केशव चाचा बाहर आए। वो खड़े रहे, बिना कुछ बोले, जैसे सब सिर्फ तमाशा हो। चाचा, प्लीज, मेरे पापा का सपना। कुछ बोलिए, लेकिन उन्होंने नजरें झुका ली, जैसे हमेशा खामोश। संगीता चाची ने किताबें जलाने की कोशिश की, लेकिन उस आग ने मेरे अंदर की जिद को और भड़का दिया। मैंने सीमा की मदद से छुपकर इम्तिहान दे ही दिए। मुझे पता था संगीता चाची आगे नहीं बढ़ने देंगी, इसलिए मैंने घर पर ही आगे की तैयारी शुरू कर दी। उस दौरान निशा की पढ़ाई पूरी हुई और अब संगीता चाची को उसके रिश्तों की चिंता होने लगी। निशा, कल जो लड़के वाले आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। लड़का बिजनेस करता है। निशा ने आईने में मेकअप करते हुए मुंह बनाया। मम्मी प्लीज, बिजनेस वाला? मैं किसी आम बिजनेसमैन से शादी करूंगी। मेरा लेवल क्यों गिरा रही हैं? तो क्या हुआ? संगीता चाची तुनक गई। रोज रोज रिश्ते नहीं आते। तेरी उम्र निकल रही है। वक्त आएगा तो ऐसा राजकुमार आएगा कि सब देखें। निशा ने अहंकार से कहा। मैं किचन में बर्तन धोते हुए उनकी बातें सुन रही थी। मैं अब निशा से 2 साल छोटी थी, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत। मेरे फटे पुरानी उतरन वाले कपड़े भी कभी मेरी खूबसूरती के आगे रुकावट नहीं बने थे। देखो तो जरा इस मनूस को, सोनिया ने मुझे घूरते हुए निशा से कहा। कपड़े तो बिल्कुल नौकरानियों वाले हैं, और चेहरे पर कैसा नूर है। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। निशा हंस पड़ी। अरे छोड़ो इसे,
इस सुंदरता का क्या करना जब किस्मत ही फटी पड़ी हो। देखना, इसकी शादी किसी मजदूर से ही होगी और मैं तो राज करूंगी महलों में। पर मैंने कभी भी अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं किया था, ना ही अपनी समझ का। मेरा एक ही मकसद था, कामयाबी। मैं सोचती थी कि ये सुंदरता, पैसा, दौलत सब आज किसी और के पास तो कल किसी और के पास। जिंदगी में सबसे जरूरी इंसान की मेहनत और हिम्मत होती है। इसलिए जो भी जुल्म मेरे साथ होता, मैं चुपचाप सहती जाती थी, बस भगवान पर भरोसा करके। फिर एक दिन वो रिश्ता आ ही गया जिसका निशा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं आंगन में कपड़े धो रही थी कि एक चमचमाती बड़ी सी गाड़ी हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। चाची भागकर बाहर गईं। कौन है? बहन जी। गाड़ी से एक अमीर सी दिखने वाली औरत उतरी। मैं आदित्य की माँ हूँ। खिड़की से झांक रही निशा ये सुनते ही शर्माकर भाग गई। चाची हक्की बक्की रह गई। अरे आदित्य! कौन आदित्य? औरत मुस्कुराई। अरे वही आदित्य जिससे आपकी बेटी निशा कॉलेज में मिलती जुलती रही है। चाची का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी बेटी? घबराइए मत। आदित्य की माँ हंस पड़ी। मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है और खुशखबरी ये है कि उसने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली है। वो अब डिप्टी कमिश्नर बन गया है। डिप्टी कमिश्नर? चाची तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो तुरंत उन्हें अंदर ले आई। मैंने जल्दी से पानी का गिलास दिया। ये कौन है? आदित्य की माँ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा। चाची ने झट से कहा, अरे ये हमारे यहाँ काम करती है। अनाथ है तो हमने रख लिया है। अरे सुहाना, तू अंदर जा। मैं चुपचाप अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद चाची की खुशी भरी चीखें सुनाई दी। रिश्ता पक्का हो गया था। चाची ने उसी समय पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। मेरी निशा का रिश्ता डिप्टी कमिश्नर से तय हुआ है। मेरा दामाद डीसी साहब होगा। पूरे मोहल्ले में यही बात घूम रही थी। रात को जश्न खत्म होने के बाद मैंने केशव चाचा को फोन पर घबराए हुए सुना। तुम समझ नहीं रहे, वो लोग वापस आ गए हैं। अगर आदित्य ने पुरानी फाइलें खोल दी, अगर उन्हें संजय भैया वाले मामले की भनक पड़ गई, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो डीसी है, सब कुछ निकलवा सकता है। मेरे हाथ कांप गए। संजय भैया वाला मामला? केशव चाचा क्या छुपा रहे थे? उधर चाची तो सपनों में ही खोई थी। केशव, मंगनी ऐसी होनी चाहिए कि शहर में हंगामा हो जाए। आखिर मेरी बेटी डिप्टी कमिश्नर की होने जा रही है। केशव चाचा, जो पहले से परेशान थे, बस सिर हिलाकर बोले, हाँ संगीता, जैसा तुम कहो। पैसे की फिक्र मत करो। चाची ने हंसते हुए कहा, अब पैसा खुद हमारे पैर छुएगा। निशा का तो रौब अलग ही लेवल पर था। उसका बर्ताव मेरे प्रति और भी नीचा हो गया था। सुहाना, उसने मुझे पुकारा, जाकर मेरे नए कपड़े इस्त्री कर। और हाँ, थोड़ा ध्यान से। 5,000 का सूट है, कोई तेरी तरह फटीचर थोड़ी ना। मैंने चुपचाप सूट उठा लिया। मंगनी शहर के सबसे बड़े और महंगे हॉल में रखी गई थी। चाची चाहती थी कि आदित्य के घरवाले देखकर दंग रह जाएं कि उनकी बेटी का कितना रुतबा है। मंगनी से एक दिन पहले मैंने हिम्मत करके पूछा, चाची, मैं मंगनी में क्या पहनूंगी? चाची ने ऐसे देखा जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। तू भी जाएगी? फिर बोली, हाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। उन्होंने पुरानी पेटी में से निशा के पुराने उधड़े हुए कपड़े निकाल कर मेरी तरफ फेंक दिए। ये पहन लेना, यही ठीक है तेरे लिए। मैंने कपड़ों को देखा, हर तरफ से फटे। मेरी आंखें भर आईं। चाची, ये तो चुप। वो झल्लाई, यही पहनना है और किसी को मत बताना कि तू मेरे जेठ की बेटी है। सबको यही कहना कि तू नौकरानी है। मैं खामोश हो गई। और क्या बोलती? और सुन, आदित्य के घरवालों के पास मत भटकना। कमबख्त, फटे कपड़े पहनकर भी इतनी सुंदर लगती है कि दिल नहीं चाहता तुझे साथ ले जाऊं, पर मजबूरी है। मंगनी वाले दिन मैंने वही फटे पुराने कपड़े पहन लिए। चाची ने मुझे उसी हालत में उन पुराने से कपड़ों में हॉल जाने वाली गाड़ी की सबसे पीछे वाली सीट पर, जहां पैर रखने की जगह होती है, वहीं बैठा दिया। जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए, चाची और उनकी बेटियां तो मेहमानों के बीच ऐसे घुल-मिल गईं जैसे बहुत बड़ी घरवाली हों। मैं अपने फटे हुए कपड़ों में खुद को समेटकर उस चमचमाते शानदार हॉल में एक मजाक जैसी लग रही थी। हॉल में मौजूद ज्यादातर लोग मुझे देखते ही नौकरानी ही समझ रहे थे। अरे संगीता चाची, एक दूर की रिश्तेदार बोली, नौकरानियों को भी साथ ले आई हो? काम धाम के लिए तो यहाँ के वेटर है ना।
चाची ने गर्दन ऊंची करके कहा, अरे बहन, ये हमारी पुरानी काम वाली हैं, बड़ी वफादार है, इसके बिना मेरा मन ही नहीं लगता। ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। चाची ये सब इसलिए कह रही थी ताकि कोई अच्छा लड़का या अमीर घर का इंसान मुझे देखकर कहीं पसंद ना कर ले। उन्हें डर था कहीं मेरा नसीब उनकी बेटियों जैसा ना हो जाए। वो चाहती थी मेरी जिंदगी ऐसे ही दबकर पीछे रहकर गुजरती रहे। मैं अपने कपड़े खींचकर ठीक करती, लोगों की नजरों से बचती, पीछे लगे कुर्सियों की कतार के कोने में जाकर बैठ गई, लेकिन निगाहें जैसे मेरा पीछा ही कर रही थीं। तभी मेरी नजर स्टेज की तरफ गई। वहां डिप्टी कमिश्नर आदित्य बैठे थे, निशा के साथ, पर उनकी आंखें जैसे भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं और फिर एकदम से मेरी नजरों से टकराईं और ठहर गईं। वो लगातार मुझे ही देख रहे थे। मैंने घबराकर नजरें झुका ली। मेरे मन में बस यही आया, शायद ये भी मुझे नौकरानी ही समझ रहे होंगे। आखिर मैं यहाँ उसी हैसियत से लाई गई थी। उनकी नजर में भी मैं एक नौकरानी ही थी। चाची ने उसी वक्त जोर से कहा, अरे बहन जी, देखिए ना मेरी निशा कितनी चांद सी लग रही है। उन्होंने प्यार से निशा के सिर पर हाथ फिराकर उसकी होने वाली सास यानी आदित्य की माँ को दिखाया। देखा बहन जी, बिल्कुल आपके आदित्य के जोड़ी में है। मंगनी का फंक्शन खत्म होता जा रहा था। चाची अपनी बेटियों की तारीफ में गप्पे पर गप्पे मार रही थी। बहुत सलीकी वाली है मेरी निशा, कॉलेज में तो हमेशा टॉप करती रही है। मैं उस कोने में बैठी सब सुन रही थी और जानती थी कि निशा ने कॉलेज में कैसे टॉप किया था। उधर आदित्य की नजरें लगातार मेरी तरफ ही थीं। उनकी आंखों में गुस्सा था या हैरानी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं अपने फटे दुपट्टे को ठीक करते हुए खुद को और छुपाने लगी। निशा ने भी भांप लिया कि आदित्य किसी और तरफ देखकर खोए हुए हैं। आदित्य, कहाँ खोए हैं आप? उसने नखरे से उनका हाथ छुआ। आदित्य एकदम चौंक कर मेरी तरफ से नजरें हटाते हुए बोले, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। उनकी आवाज में वो खुशी बिल्कुल नहीं थी जो मंगनी वाले लड़के में होती है। जब सब लोग जाने लगे तो आदित्य की माँ, जो पहले भी मेरे बारे में पूछ चुकी थी, चाची के पास आ गई। संगीता बहन, आपकी इस काम वाली का नाम नहीं बताया आपने। चाची घबराकर बोली, नाम? जी, इसका नाम सुहाना है। सुहाना? आदित्य की माँ ने दोहराया, कल इसे हमारे घर भेज देना, कुछ काम है। चाची एकदम तिलमिलाई, अरे बहन जी, ये क्या काम करेगी आपके इतने बड़े घर में? आदित्य की माँ ने उनकी बात काटते हुए कहा, मुझे और कोई नहीं चाहिए, यही लड़की चाहिए मुझे। सुबह 10 बजे भेज देना। चाची मजबूरी में मुस्कुराकर बोली, ठीक है बहन जी। घर लौटते वक्त गाड़ी में खामोशी पसरी हुई थी। चाची के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। घर पहुंचते ही वो फट पड़ी, मनहूस कहीं की, कुछ तो जादू कर दिया तूने। पहले वो लड़का तुझे घूरता रहा, अब उसकी माँ तुझे बुला रही है। जरूर तूने ही कोई चाल चली होगी। नहीं चाची, मैं रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रह, कल तू कहीं नहीं जाएगी। मैं कह दूंगी कि तू बीमार है। रात को चाची की बेटियों के नखरे और बढ़ गए। निशा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, इधर आ। नौकरानी? मैं सहम कर उसके सामने खड़ी हो गई। वो अपनी हीरे वाली मंगनी की अंगूठी दिखाते हुए बोली, देख मेरी किस्मत, और तू बहुत सुंदर समझती है खुद को, देख ले अपनी औकात। सोनिया हंसते हुए बोली, मजदूर भी इसे अपनाने से मना कर दे शायद, आखिर नौकरानी है। दोनों की हंसी मेरे सीने में तीर की तरह लगी। मैं रोते हुए स्टोर रूम में चली गई। पापा की तस्वीर छाती से लगाकर बस इतना ही बोली, पापा, आपकी सुहाना बहुत थक गई है। अगली सुबह चाची ने जगाते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, उठ, आज तेरी उस होने वाली सास को क्या जवाब दूंगी? सब तेरी वजह से हो रहा है। उन्होंने गुस्से में पैसे पकड़ा दिए। जा, सब्जी ले आ बाजार से, आज तेरे चाचा के दोस्तों की दावत है। मुझे पता था कि चाची मुझे आदित्य के घर जाने से रोकने के लिए ही भेज रही हैं। मैं गली से निकलकर मोड़ पर पहुंची ही थी कि अचानक गाड़ियों की तेज आवाज आई। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले 3 चमचमाती काली लैंड क्रूजर कार मेरे सामने आकर रुकी। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। मेरा दिल जैसे अचानक हलक में आ गया।
एक बड़ी सी गाड़ी से दो काले सूट पहने सुरक्षाकर्मी तेजी से उतरे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर पिछली सीट का दरवाजा खोला। वही शख्स, डिप्टी कमिश्नर आदित्य, गाड़ी से बाहर निकला। काले चश्मे में पूरी तरह संजीदा चेहरे के साथ वो कल रात वाला आदित्य बिल्कुल नहीं लग रहा था, जो अपनी मंगनी पर खामोश बैठा था। इस वक्त वो पूरा अफसर लग रहा था, एक दमदार, रौबदार इंसान। मैं उसे देखकर ठिठक गई। मेरे हाथ से सब्जी का थैला गिर गया। कल रात उसकी वो नजरें जो उसने मुझे देखी थीं, आज भी मेरे दिमाग में ताजा थीं। पता नहीं अब वो क्या करने आया है। मैं घबराकर पीछे मुड़कर भागना चाहती थी कि उसकी भारी आवाज गूंजी, रुको। उसकी आवाज में इतना रौब था कि मेरे कदम वहीं जमकर रह गए। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं डर से कांप रही थी। सब्जी का थैला मेरे हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर चुका था। कल तुम फंक्शन में थी ना? आदित्य ने चश्मा उतारे बिना पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट, बिना किसी भाव के। जी, मेरी आवाज बमुश्किल निकली। जी, मैं हॉल में ही थी, अपनी चाची के साथ। निशा की मंगनी थी। अच्छा, वो तुम्हारी चाची थी? उसके लहजे में कड़वाहट थी। वो तो कह रही थी कि तुम उनकी नौकरानी हो। ये सुनकर जैसे दिल पर चोट पड़ी। मैंने हिम्मत करके सिर झुकाए हुए कहा, नहीं, मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं उनकी भतीजी हूँ। मेरे पापा संजय के गुजर जाने के बाद से मैं उन्हीं के पास रह रही हूँ। आदित्य ने सीधा जवाब दिया, मैं जानता हूँ। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसने तभी अपना चश्मा उतारा। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थीं, गहरी, गंभीर। मैं सब जानता हूँ सुहाना मलिक। मेरा दिल फिर से उछलकर हलक में आ गया। उसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? मुझे अफसोस है निशा और उसके घरवालों की सोच पर। उसने शांत मगर कड़क आवाज में कहा, मैं निशा को एक अच्छी लड़की समझता था, लेकिन जांच के बाद पता चला कि उसका तुम्हारे साथ बर्ताव बिल्कुल गलत था। जांच? कैसी जांच? मैं अब भी सदमे में थी। आप आप यहाँ से जाइए प्लीज। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगी। पूरी गली सुनसान थी, फिर भी डर कम नहीं हो रहा था। अगर चाची ने आपको मेरे साथ देख लिया या निशा को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगी। मैं सच में डरी हुई थी। आदित्य से ज्यादा मुझे संगीता चाची के गुस्से से डर लग रहा था। आदित्य कुछ पल मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में थोड़ी देर के लिए अफसोस उभरा, मगर फिर वो दोबारा सख्त हो गया। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। तुम सब्जी लेने आई थी? जी। जाओ, सब्जी लो और सीधा घर जाना। मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। नहीं, मैं चिल्ला पड़ी। भगवान के लिए ऐसा मत करना। आप अगर घर आए ना तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप नहीं जानते वो कितने सख्त हैं। फैसला हो चुका है सुहाना, उसने सर्द लहजे में कहा। अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मुड़ा, गाड़ी में बैठा और काली गाड़ियां उसी तेजी से लौट गईं। मैं गली के बीचों बीच खड़ी कांप रही थी। जैसे तैसे सब्जियां उठाई और घर की तरफ भागी। दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो घर आ रहा है। क्यों? चाची से क्या कहेगा? मैं कांपते हुए हाथों से सब्जी उठाकर घर में दाखिल हुई तो संगीता चाची आंगन में खड़ी थी। आ गई मनहूस, इतनी देर कहाँ लगा दी? पूरा मोहल्ला छान मारा। चाची रास्ते में। मैं पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। निशा जो पहले से सजकर तैयार थी, खुशी से चीखी, मम्मा, लगता है आदित्य आए हैं। मैंने बोला था ना, वो आज मुझे शॉपिंग के लिए सरप्राइज देने आएंगे। चाची का चेहरा खिल उठा। हाय मेरी बच्ची, जा दरवाजा खोल। निशा भागती हुई दरवाजे की तरफ गई। मैंने सब्जी किचन में रखी और कोने में जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही निशा ने दरवाजा खोला, उसकी खुशी वहीं ठहर गई। सामने आदित्य, उसके पिता और उसकी माँ खड़े थे। तीनों के चेहरे बेहद गंभीर। आइए आइए बहन जी। चाची भागकर आगे बढ़ी। आइए समधी साहब। आदित्य बेटा, आपने तो आकर हमें खुश कर दिया। आदित्य की माँ ने ठंडे लहजे में कहा, अंदर आने देंगी या बाहर ही खड़ा रखेंगी? संगीता जी। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। मैं किचन के दरवाजे से झांक रही थी। निशा बेटा, सबके लिए शरबत ले आओ। जरूरत नहीं है, आदित्य की आवाज गूंजी। हम यहाँ शरबत पीने नहीं आए। कमरा एकदम शांत हो गया। क्या मतलब है बेटा? चाची घबराई। आदित्य ने सख्त लहजे में कहा, संगीता जी, हम यहाँ रिश्ता जोड़ने आए थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि आप लोग सच्चाई छुपाते हैं। हम ये मंगनी तोड़ने आए हैं। ये शब्द जैसे किसी ने बम की तरह गिराए हों। क्या? निशा की चीख निकल गई। आदित्य, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्यों?
मेरी बेटी में क्या कमी है? चाची तड़प कर बोली। कमी आपकी बेटी में नहीं। आदित्य खड़ा हो गया। कमी आपकी नीयत में है और आपकी परवरिश में है। उसने मेरी तरफ इशारा किया। मैं किचन के दरवाजे पर सहमी हुई खड़ी थी। मैं निशा से नहीं, सुहाना से शादी करूंगा। मैं दंग रह गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? संगीता चाची चिल्लाई। ये तो हमारी नौकरानी है, एक बेसहारा लड़की। झूठ बोलना बंद कीजिए। आदित्य की आवाज गरजी। ये नौकरानी नहीं, ये आपके स्वर्गीय जेठ संजय मलिक की इकलौती बेटी सुहाना मलिक है, जिसकी पूरी जायदाद पर आप लोग ऐश कर रहे हैं और इसे नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। केशव चाचा, जो अब तक चुप बैठे थे, ये सब सुनकर एकदम पीले पड़ गए। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चाची ने अपनी बेटी निशा को देखा, जो सदमे से पत्थर बनकर खड़ी थी। निशा, तू ही कुछ बोल। निशा रोते हुए आदित्य की तरफ बढ़ी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम इस नौकरानी जैसी लड़की के लिए मुझे कैसे छोड़ सकते हो? बोलो आदित्य, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? आदित्य ने बिल्कुल ठंडे और साफ लहजे में कहा, प्यार? मैंने तुमसे तुम्हारे अच्छे बर्ताव की वजह से लगाव रखा था, जो बाद में समझ आया कि बस दिखावा था। तुम उस प्यार की असली हकदार कभी थी ही नहीं। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसका दिल साफ हो, और वो है सुहाना। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। चाची चीखने लगी। मैं मोहल्ले में क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? आदित्य का लहजा अचानक खतरनाक हो गया। चाची जी, अब आपको सिर्फ अपना मुंह ही नहीं और बहुत कुछ छुपाना पड़ेगा। उसने सीधा केशव चाचा की तरफ देखा, जो पसीने से तर थे। फाइलें खुल चुकी हैं। संजय मलिक वाले केस की सारी बातें मेरे पास हैं। ये सुनकर केशव चाचा कुर्सी से गिरते गिरते बचे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। कौन सी फाइल? चाची घबराकर बोली। आदित्य उनकी तरफ बढ़ा और बोला, शादी सुहाना से ही होगी। अगर किसी ने इसे रोकने की कोशिश की तो मैं ऐसा केस करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। एक अनाथ लड़की पर जुल्म करने का, उसकी जायदाद हड़पने का। और केशव चाचा, आपके कुछ पुराने मामले भी हैं जिन्हें दोबारा खुलवाने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। निशा मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे मुझे जिंदा खा जाएगी। आदित्य को अच्छी तरह पता था कि चाची और चाचा मेरे साथ कैसा बर्ताव करते थे, इसीलिए वो मुझसे ये शादी जल्द से जल्द करना चाहता था और ज्यादातर रस्में अपने घर में ही करवाना चाहता था। कुछ ही दिनों में उसके माता पिता रिश्ता लेकर आए और हमारी शादी हो गई। चाची ने कितनी भी कोशिशें कर ली, ये शादी रुक नहीं सकी। नहीं, मैं ये शादी नहीं मानती। आदित्य सिर्फ मेरा है। जैसे ही पंडित जी ने हमारे फेरे पूरे करवाए, निशा की चीख ने पूरा ड्राइंग रूम हिला दिया। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। उसने मेज पर रखा कांच का गुलदान उठाकर पूरी जान से दीवार पर दे मारा। निशा, होश में आओ। केशव चाचा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी टांगें कांप रही थीं। आदित्य की धमकी ने उनकी सारी हिम्मत छीन ली थी। मैं इस मनहूस को नहीं छोड़ूंगी। निशा झपट कर मेरी तरफ आई। इसी ने सब बर्बाद किया है। इसी ने मेरा आदित्य मुझसे छीन लिया। आदित्य एकदम मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंज उठी। मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द नहीं। जो कुछ हुआ है वो तुम्हारे घर के कर्मों का नतीजा है। तो तू इस नौकरानी के लिए मेरी बेटी को छोड़ देगा? चाची चिल्लाते हुए बोली, लोगों देखो, इस अनाथ ने मेरा घर तबाह कर दिया। मेरी बेटी की किस्मत खाली। मैंने पहली बार खुलकर उनकी आंखों में देखा और कहा, किस्मत कर्मों से बनती है चाची। आपने मेरे साथ जो किया था, मैं उसे भगवान पर छोड़ चुकी हूँ। चलो सुहाना। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा। इस घर में अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। मैंने आखिरी बार उस घर को देखा जिसमें मुझे पापा का प्यार मिला था, और फिर चाची का जुल्म भी। मैं आदित्य के साथ घर से बाहर निकल आई। पीछे निशा चीखते हुए चीजें फेंक रही थी, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मेरे साथ अब एक मजबूत इंसान खड़ा था, शायद मेरी दुआओं का नतीजा। आदित्य का घर मेरे लिए एक नई दुनिया था। उसकी माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा सुहाना, माफ कर देना कि हमने निशा जैसी लड़की को बहू बनाने का सोचा था। शुक्र है आदित्य ने समय पर सब समझ लिया। रात को आदित्य मेरे पास आया और मुस्कुराकर बोला, सुहाना, तुम्हारे पापा का सपना याद है ना? मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अफसर बनना है। आदित्य ने मेरा हाथ थामा। अब वो सपना मेरा भी है। मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। और फिर मेरी जिंदगी बदल गई।
आदित्य ने मुझे पढ़ाया, हिम्मत दी, हर कदम पर साथ दिया। मैंने दिन रात मेहनत की, परीक्षा दी और भगवान ने मुझे वो इज्जत दी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर सुहाना आदित्य हूँ और मेरा पति आदित्य डिप्टी कमिश्नर है। एक दिन ऑफिस में चपरासी ने बताया, मैडम, एक संगीता नाम की औरत आपसे मिलने की जिद कर रही है। कहती है आप उनकी रिश्तेदार हो। मेरे दिल को झटका लगा। अंदर भेजो, मैंने कहा। वही चाची जो पहले मुझे डांटने पर उतर आती थी, आज मेरे सामने सिर पर दुपट्टा जमाए फीके कपड़ों में खड़ी थी। बैठिए चाची, मैंने सम्मान से कहा। पानी लाऊं? नहीं बेटा, अब उनके अंदर वो पुराना रौब नहीं था। मैं तो बस एक अर्जी लेकर आई हूँ। कैसी अर्जी? मैंने पूछा। केशव चाचा ठीक है? निशा कैसी है? चाची की आंखों में आंसू आ गए। क्या बताऊं बेटा, जब से तुम गई हो हमारे तो दिन ही फिर गए। तुम्हारे चाचा का कारोबार खत्म हो गया, सारा पैसा डूब गया। मैं जानती थी कि आदित्य की जांच ने उनके गलत काम बंद कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से निशा का रिश्ता तय किया है। चाची रोते हुए बोली, एक फैक्ट्री में काम करने वाले लड़के से वो जो यहाँ इतने ठाठ दिखाती थी, वहाँ उस पर बहुत जुल्म होता है। उसका पति उसे तंग करता है, उसकी सास ताने देती है। तेरी माँ ने हमसे झूठ बोला, तुम लोग बड़े घर वाले नहीं हो। मेरे दिल में एक कसक सी उठी। कल वो बहुत रो रही थी। चाची बोली, कह रही थी सुहाना दीदी से मिलो, वो बड़ी अफसर हैं, शायद मेरी मदद कर दे। चाची मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। बेटा, मेरी लड़की को बचा लो। मैं मानती हूँ हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। चाची, हाथ मत जोड़िए, मैं आपको कब का माफ कर चुकी हूँ। आप चिंता मत करें, मैं आदित्य से कहती हूँ, वो खुद निशा के पति से बात करेगा। उस रात मैंने आदित्य से बात की। आदित्य, मुझे निशा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैंने धीमे से कहा। आदित्य ने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, सुहाना, ये सब उसके किए का फल है। उसने बहुत घमंड किया था। ऊपर वाला घमंड कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं पहले से ही ऊपर वाले के फैसलों पर भरोसा करती थी। मुझे पता था कि भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। जो भी होगा मेरे ही भले के लिए होगा। और सच में मेरे सब्र का ऐसा इनाम मिला कि जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले सिर्फ सुनती थी कि इंसान के किए का फल वही पाता है, लेकिन अब अपनी आंखों से देख भी लिया। फिर भी मैं उसके लिए बुरा नहीं चाहती। आज भी दिल से दुआ करती हूँ कि भगवान उसके लिए अच्छा करे, क्योंकि मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरे साथ जैसा जुल्म हुआ वो किसी और के साथ हो। सब्र और सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, बहुत थकान होती है, बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन जब मंजिल मिलती है ना, तो सारी थकान अपने आप मिट जाती है। भगवान ने मुझे एक अनाथ लड़की को ऐसी इज्जत दी कि आज वही लोग जो कभी मेरे साथ जुल्म करते थे, मेरे दरवाजे पर खड़े होकर इंसाफ मांग रहे थे। ऊपर वाला सच में सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।